चलिए भाई करते हैं स्टार्ट। प्राचीन भारत में भी हम लोगों ने जो है इससे पहले आपकी लगभग इसमें 45 से ज़्यादा ही हमने वीडियोस में कर ली है आपकी प्राचीन भारत में। यूजीसी नेट पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं भाई, और यूजीसी नेट पेपर सेकंड में हम लोग केवल जो है हिस्ट्री वाला पोर्शन देख रहे हैं। इसमें हम लोग मध्यकालीन भारत कंप्लीट कर चुके हैं। मध्यकालीन भारत का जो पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य दोनों के दोनों आपके हम लोग पूरे कर चुके हैं। प्राचीन भारत में भी हमारा गुप्तकाल और गुप्तकाल व गुप्तोत्तर काल के जो क्वेश्चन हैं वे सब हम लोग अभी फिलहाल कर रहे हैं। तो गुप्तोत्तर काल की इससे पहले एक क्लास आ चुकी है, ये दूसरी क्लास है। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखी तो उसको भी देख लें, ठीक है भाई। और 28 जून को आपका एग्जाम है, 28 जून को आप लोगों का एग्जाम है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्लासें आपकी कराई जा रही हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। और यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दें भाई। और पेपर 1 की कंप्लीट हम जो है 10 के 10 यूनिट आप लोगों को पूरी करा चुके हैं, जिनकी पीडीएफ आपको संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और वीडियो आपकी सारी की सारी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप लोगों को उपलब्ध करा दी गई है, ठीक है जी। जैसा कि हम लोगों ने आपसे एग्जाम से पहले वादा किया था कि भाई पेपर 1 की जितनी भी आपकी 10 के 10 यूनिट हैं ये सारी कंप्लीट करा दी जाएगी, ठीक है। रही बात हिस्ट्री की, दूसरे पेपर की, तो हिस्ट्री में आप लोगों का चल ही रहा। मैंने कहा था कि प्राचीन भारत पूरा करा दूंगा, वो लगभग आपका समाप्ति की ओर है। इसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को मध्यकालीन भारत वाला पोर्शन भी इसमें करा दिया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आज का रहेगा क्वेश्चन नंबर 61 है। इससे पहले 60 क्वेश्चन हम लोग जो है इसके 2 क्लासें कर चुके हैं, सॉरी ये तीसरी क्लास रहेगी, गुप्तोत्तर काल की ये तीसरी क्लास है। इसमें आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहली बार किसने अपनी मुद्राओं पर छंदोबद्ध मुद्रा लेख उत्कीर्ण करवाया था? तो वो कौन सा शासक था जिसके द्वारा पहली बार सबसे पहले अपनी मुद्राओं पर, अपने सिक्कों पर छंदोबद्ध मुद्रा लेख उत्कीर्ण करवाया गया? यानी कि कुल मिलाकर मुद्राओं पर छंद वगैरह लिखवाए गए थे। तो किसने लिखवाए सबसे पहले? ये काम करवाया था भाई समुद्रगुप्त के द्वारा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन भी इसको कहा जाता है। भारत का नेपोलियन के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों कहा जाता है भारत के नेपोलियन? क्योंकि इसने जो है आपके भारत के उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कुल मिलाकर 21 राजाओं को पराजित किया था। 21 राजाओं को इसके द्वारा पराजित किया गया था, जिस कारण इसको भारत का नेपोलियन क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इसने भारत के उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लगभग 21 राजाओं को पराजित किया था। इस बात की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति लेख से प्राप्त होती है, जो इसी के दरबार में रहने वाले हरिसेन नामक राजकवि के द्वारा लिखी गई थी। तो बी आंसर इसका आपका सही इसमें हो जाएगा, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, और आज का दूसरा ये क्वेश्चन रहने वाला है आपका। इसमें गुप्तकाल में ताम्र की मुद्रा यानी कि तांबे की मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया? तो बताओ भाई, गुप्तकाल में तांबे की जो मुद्रा जारी की गई थी, तांबे के जो सिक्के जारी किए गए वे किसके द्वारा जारी किए गए? तो तांबे के सिक्कों की अगर हम बात करें तो तांबे के सिक्कों की शुरुआत इस काल में, गुप्त काल में समुद्रगुप्त के द्वारा की गई थी। समुद्रगुप्त के द्वारा तांबे के सिक्के की शुरुआत की गई, तांबे के सिक्के की शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसके अलावा इसी काल में आपके जो है चांदी के सिक्के भी चलते थे, जिनको आपका शक क्या कहा गया? शक मानक के अनुरूप लगभग अगर बात करें उनके वजन की तो 32 ग्रेन का जो होता था वो इस काल में आपका चांदी का सिक्का हुआ करता था। चांदी के सिक्के सबसे अधिक जारी अगर बात करें, सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी अगर बात करें तो गुप्त काल के शासकों ने ही सोने के सबसे अधिक सिक्के जारी किए गए थे। सोने के सिक्के को इस काल में क्या कहा जाता था? तो सोने के सिक्के को गुप्त काल में दिनार कहा जाता था। दिनार के नाम से उसको जाना जाता था। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आज का तीसरा और सीरीज का 63वां क्वेश्चन रहेगा। इसके बारे में बात करेंगे जी। निम्न में से कौन एक कवि और संगीतज्ञ था जो राजकवि और कवियों के शासक के उपनाम में प्रसन्नता का अनुभव कराता है? तो कौन सा ऐसा राजा था जो कवि भी था, इसके अलावा संगीत यानी कि संगीत जो है वीणा भी बजाया करता था? सिक्कों पर, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसको वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया है। इसी कारण जो है इसी को कहा गया है कि ये राजकवि भी था। इसके अलावा कवियों के शासक भी इसी को कहा गया है कि उपनाम से इसको संबोधित किया गया है।
तो कविराज और कवियों का शासक किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 64, और आज का ये चौथा क्वेश्चन रहेगा। गुप्त अवधि के बारे में मुद्रा शास्त्रीय ज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से किस शासक को कुछ सोने के सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया है? अभी बताया मैंने आप लोगों को से कि समुद्रगुप्त जो थे ये वीणा वादन करते थे, ऐसा इनके सिक्कों पर इन्हें वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया है। चलिए जी, इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की, और आज का पांचवा क्वेश्चन। निम्न में से किसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में नहीं किया गया है? तो प्रयाग प्रशस्ति में किसका उल्लेख नहीं किया गया ये बताना आपको। चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नामित नहीं किया था, इस बात का उल्लेख नहीं है। दिग्विजय का उल्लेख उद्देश्य धरणी बंद भूमंडल को बांधना था, ये बात भी सही है। इसमें आर्यव्रत की विजयों का उल्लेख किया गया है। समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ विजयों में देवराष्ट्र का उल्लेख किया गया है, ये बात भी सही है। तो उल्लेख नहीं किया गया है, तो वो ए का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। ये कथन आपका इसमें गलत रहेगा, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार जो सही होगा वो होगा आपका ए, बाकी सबका उल्लेख किया गया है। समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका का राजा कौन था? तो जिस समय समुद्रगुप्त भारत के शासक हुआ करते थे, उस समय श्रीलंका का शासक कौन था, इस बात में आपको आंसर देना है। देखिए, श्रीलंका का इस समय जो शासक हुआ करता था वो था आपका नरेश मेघवर्ण। नरेश मेघवर्ण के नाम से उसको जाना जाता था। नरेश मेघवर्ण के नाम से उसको जाना जाता था, जो इस समय श्रीलंका का शासक था। जिस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो चीनी स्रोत जो हैं, चीनी जो ग्रंथ हैं, चीनी ग्रंथों से इस बात की जानकारी मिलती है। और समुद्रगुप्त के इसने मेघवर्ण ने क्या किया? समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक दूत मंडल भेजा था, और समुद्रगुप्त की आज्ञा से उसने बोधि वृक्ष के उत्तर में लंका यानी कि श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक भव्य विहार का निर्माण भी करवाया था। क्या बनवाया था? विहार बनवाया था इसने भाई, कहां पर? बोध गया में। अनुमति ली थी किससे? समुद्रगुप्त से। तो सही आंसर आ जाएगा आपका कौन सा? डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, और आज का सातवां क्वेश्चन ये रहेगा जी। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त शासक समुद्रगुप्त के सीमावर्ती राजाओं के साथ किस प्रकार के संबंध थे? तो समुद्रगुप्त ने सीमावर्ती शासकों के साथ किस प्रकार के संबंध बनाए? तो उसमें कहा जाता है कि सर्वकर दान वो था जो आपका, ये मान लो समुद्रगुप्त का राज्य है, ये समुद्रगुप्त का राज्य है, जो इसके आसपास के राज्य थे उन सबको क्या करा गया? इसमें अधिग्रहण कर लिया गया, यानी शामिल कर लिया गया, उसको कहा गया सर्व कर दान। इसके बाद आज्ञाकरण, जिन्होंने आज्ञा मान ली। इसके अलावा कुछ ऐसे थे प्रणामागमन उनको कहा गया जिनको जो है युद्ध में, ठीक है, प्रचंड शासन को जो है आपका उन पर आक्रमण करके उन्हें पराजित किया गया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है इसमें आपका उपरोक्त सभी इसमें सही हो जाएंगे। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा भाई, उपरोक्त सभी इसमें सही होंगे। इस बात की जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति लेख से, जो हरिसेन के द्वारा लिखवाया गया था। देखिए, इसका जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका दे दिया गया है ऑप्शन में ही। चलिए जी, इसको देखिए क्या रहेगा। इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, इसके रचयिता कौन है? तो इसके दरबारी कवि हुआ करते थे कौन? हरिसेन। हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लेख को लिखवाया गया था। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है ये वाला सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है जी। तो कुछ शिलालेख दिए गए हैं, स्तंभलेख दिए गए हैं, और किससे संबंधित है ये भी इसमें आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले प्रयाग शिलालेख दिया गया है। प्रयाग शिलालेख अभी मैंने आपको बताया कि ये एक आपका प्रशस्ति लेख था जो हरिसेन के द्वारा लिखवाया गया, तो समुद्रगुप्त से संबंधित था, समुद्रगुप्त से ये संबंधित हुआ करता था। बिलसद या इसको बिलसाड़ अभिलेख भी कहा गया है। बिलसद या बिलसाड़ अभिलेख जो है ये कुमार गुप्त से संबंधित था। किससे? कुमार गुप्त से ये संबंधित हुआ करता था। तो कुमार गुप्त प्रथम से संबंधित था और उत्तर प्रदेश के एटा से ये प्राप्त हुआ है। भीतरी अभिलेख की अगर बात करें तो ये स्कंदगुप्त से संबंधित था, यानी कि इसका चौथा आ जाएगा। और मेहरौली लोह स्तंभलेख चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित था आपका। तो डी कहाँ जाएगा भाई? दूसरा। डी का दूसरा इसमें दिया गया है और किसी में नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखो, ए का हो जाएगा कौन सा? ए का हो गया आपका कौन सा? तीसरा, समुद्रगुप्त से संबंधित है। बी का हो गया पहला, सी का हो गया चौथा, और डी का हो गया दूसरा। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70, और आज का ये 10वां क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से किस मंदिर को गुप्त मंदिर वास्तुकला के प्रतिनिधि उदाहरण के रूप में जाना जाता है?
तो वास्तुकला, गुप्त मंदिर वास्तुकला के प्रतिनिधि उदाहरण के रूप में कौन से मंदिर को जाना जाता है, ये आपको बताना है। नागोद का भूमरा मंदिर, भूमरा मंदिर, जी नहीं, ये तो नहीं रहेगा। इसके अलावा बात करें तिगवा का विष्णु मंदिर भी नहीं होगा। नचना कुठारा का पार्वती मंदिर भी शामिल नहीं होगा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। गुप्त मंदिर वास्तुकला का प्रतिनिधित्व उदाहरण जो किया वो सिरपुर का लक्ष्मण जो मंदिर है, सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है, ये आपका इसका उदाहरण माना जाता है। इसे वास्तुकला प्रतिनिधि का उदाहरण कहा जाएगा। और ये अगर हम बात करें तो ये इसमें जो है विष्णु विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण जो है, विष्णु पुराण के अनेक श्लोकों को इस पर उकेरा गया है। कहां पर? सिरपुर का लक्ष्मण जो मंदिर है इसमें भाई। क्वेश्चन नंबर 71 और आज का 11वां क्वेश्चन है। बात करेंगे इलाहाबाद स्तंभ लेख की। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है आपका, इसमें उल्लेखित समुद्रगुप्त द्वारा विजित दक्षिणापथ के राज्यों का कर्मानुसार काल कर्म नीचे दिया गया है। तो किस प्रकार से इनका काल कर्म रहेगा वो आपको इसमें बताना कि कौन कौन से ऐसे राज्य थे जो समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में जीते थे। तो दक्षिण भारत के जो राज्यों को जीता गया, सबसे पहले जीता गया था कौन से को? पिष्टपुर को। तो पिष्टपुर को सबसे पहले जीता गया। इसके बाद अगर बात करें तो फिर जीता गया था आपका कांची वाला क्षेत्र, कांची के क्षेत्र को जीता। कांची के बाद बात करें तो वेगी के क्षेत्र को जीता, और सबसे बाद में जीता था इन लोगों ने किसको? देवराष्ट्र को। देवराष्ट्र के क्षेत्र को सबसे बाद में जीता। इस क्रम में जो है अशोक के द्वारा इन क्षेत्रों को विजित किया गया था, इन क्षेत्रों को जीता गया था। वैसे देवराष्ट्र के बाद एक क्षेत्र और जीता था इन्होंने, वो जीता था आपका कुस्थलपुर। कुस्थलपुर जो था वो सबसे लास्ट में जीता गया था। कुस्थलपुर कुस्थलपुर क्षेत्र को समुद्रगुप्त के द्वारा सबसे अंतिम समय में जीता गया। तो ऐसे अगर देखा जाए तो पहले नंबर पर आ जाएगा कौन सा भाई? सी के बाद बी और फिर डी, सी बी डी ए। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के शासनकाल के समय कांची का शासक कौन हुआ करता था? तो जो कांची को जीता गया था सेकंड लास्ट टाइम, तो यहाँ का जो शासक था वो कौन हुआ करता था? देखिए यहाँ पर शासक थे विष्णुगोप। विष्णुगोप जो है यहाँ पर शासन कर रहे थे, और इन्हीं को पराजित करके इस क्षेत्र को जीता गया था। किसको? कांची को। तो कांची का राजा विष्णुगोप हुआ करता था जब यहाँ पर समुद्रगुप्त ने आक्रमण किया था। इसके अलावा समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजय को रायचौधरी ने धर्म विजय कहा है। कि लेखक हैं रायचौधरी। रायचौधरी जो लेखक हैं उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि ये समुद्रगुप्त की क्या थी? धर्म विजय थी। धर्म विजय बताया है रायचौधरी ने। ये बात भी आपको याद रखना है, हो सकता है कभी एग्जाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अगला क्वेश्चन समुद्रगुप्त से ही संबंधित है। समुद्रगुप्त के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, उनका कूट का प्रयोग करें। देखिए सही कूट का प्रयोग करें। तो कौन कौन से सही हैं ये इसमें आपको बताना है। सबसे पहले नंबर ए पर दिया गया है आपका, क्या? उसको पढ़िए। वह एक विजेता, एक कवि और एक संगीतकार था। बिल्कुल बात सही है। उसे लिच्छवी चौहित्र कहा जाता था। ये कथन भी बिल्कुल सही है। उसने पश्चिमी क्षत्रपों के सिक्कों की नकल नहीं की, गलत रहेगा। इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख में उसके अश्वमेध का उल्लेख नहीं किया गया है। ये बात भी बिल्कुल आपकी सही है। अश्वमेध यज्ञ उसने किए थे, लेकिन इस बात का उल्लेख आपका इलाहाबाद स्तंभ लेख में नहीं किया गया है। तो सी आपका इसमें गलत रहेगा। ये पहला, दूसरा और चौथा इसमें सही होंगे। तो आपका सी ऑप्शन, पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन आपके इसमें सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 74, और आज का 14वां क्वेश्चन रहेगा। चौथी शताब्दी ईसा के मध्य का साम्राज्यिक शासक कौन था? चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, चौथी शताब्दी ईस्वी के मध्य का साम्राज्यिक शासक किसको माना गया है? साम्राज्यिक शासक का मतलब है जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, यानी कि भारत के अनेक राजाओं को पराजित किया। तो किया था किसने? समुद्रगुप्त ने। कितने शासकों को? तो लगभग 21 शासकों को इसने पराजित किया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। समुद्रगुप्त को ही बात देखो भाई, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात वी स्मिथ के द्वारा कही गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गुप्त अभिलेख में चंद्रगुप्त सेकंड राजाधिराज राजर्षि के रूप में वर्णित है? तो कौन सा वो अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त सेकंड को राजाधिराजर्षि के नाम से संबोधित किया गया है? तो उदयगिरी गुहालेख जो है आपका, उदयगिरी गुहालेख उड़ीसा में है। ये आपका कलिंग या उड़ीसा में स्थित है।
कलिंग या उड़ीसा में स्थित था, तो इसी में इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 76 आज का 16वां क्वेश्चन रहेगा। इसको देखते हैं भाई। 6ठी सदी के खगोलज्ञ वराहमिहिर देश के किस भाग से संबंधित थे? तो कुल मिलाकर जो है किस देश के भाग से संबंधित थे, कहाँ से आए थे? तो वराहमिहिर की अगर हम बात करें तो ये पश्चिमी मालवा के क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। तो पश्चिमी मालवा से संबंधित थे कौन? वराहमिहिर। वराहमिहिर की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा अनेक कृतियां, अनेक पुस्तकों की रचना की गई। एक थी इनकी आपकी वृहज्जातक नामक इनकी पुस्तक थी, याद रखना कभी एग्जाम में आ जाए। पंच सिद्धांतिका के बारे में तो आप जानते ही होंगे। पंच सिद्धांतिका पंच सिद्धांतिका पंच सिद्धांतिका ये भी इन्हीं की पुस्तक थी। इसके अलावा अगर बात करें वृहद संहिता भी इन्हीं की पुस्तक थी। वृहद संहिता भी वराहमिहिर की ही पुस्तक थी। और एक इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई लघु जातक। इसके अलावा ये कुछ प्रमुख पुस्तकें थी, इसके अलावा और भी अन्य पुस्तकें थी। तो ये सारी की सारी पुस्तकें किसकी थी? वराहमिहिर की, जो मध्य प्रदेश के मालवा के क्षेत्र से संबंधित थे, जो एक ज्योतिष शास्त्री हुआ करते थे। ज्योतिष शास्त्र का इनको बहुत अच्छा ज्ञान था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 77। समुद्रगुप्त के विषय में निम्न तथ्यों में से किस एक की पुष्टि उसके इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से नहीं होती? उसके स्तंभ अभिलेख जो है, जो इलाहाबाद का या प्रयाग स्तंभ अभिलेख है, उससे उस बात की पुष्टि नहीं होती। ये आपको इसमें बताना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था। इस बात की जानकारी इसमें प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, इस अभिलेख से इस बात की जानकारी नहीं प्राप्त होती, बल्कि इसका उल्लेख जो किया गया है आपका यज्ञों का, जो अश्वमेध यज्ञ किए, इसकी जानकारी हमको सिक्कों से प्राप्त होती है। जो समुद्रगुप्त के सिक्के हैं उन सिक्कों से प्राप्त होती है, न कि स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख से। जबकि उसकी माता कुमार देवी थी, इस बात की जानकारी मिलती है। वह एक कवि था, ये भी है। शासत्व के लिए उसके पिता ने उसको नामांकित किया था, ये बात भी सही है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है? आप सभी जानते हैं, बार बार आपको बता रहा हूं कि वी स्मिथ के द्वारा, विंसेंट स्मिथ के द्वारा ये कहा गया इनको, क्या? भारत का नेपोलियन। किसको? समुद्रगुप्त को, क्योंकि इन्होंने लगभग 21 भारत के 21 राजाओं को पराजित किया था। लगभग भारत के 21 राजाओं को इन्होंने पराजित किया था, इस कारण इनको ये उपाधि प्रदान की जाती है, या भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 79 क्वेश्चन है आपका, इसको देखते हैं भाई, इसमें क्या आंसर होगा। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? ये दोबारा से रिपीट हो गया आपका। डॉक्टर वी ए स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन कहा था। शासनकाल की बात करें तो इनका जो शासनकाल रहा वो लगभग आपका समुद्रगुप्त का 350 से लेकर लगभग 350 से 375 के बीच इन्होंने इन 21 राजाओं को पराजित किया था। लगभग इन 21 राजाओं को इन्होंने आपका क्या करा? पराजित किया था। इसके बाद इन्हीं को कविराज भी कहा था, कविराज भी कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 की अगर बात करें तो स्कंदगुप्त से संबंधित है। स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का गोप्ता कौन हुआ करता था? गोप्ता मतलब कि राज्यपाल है जी। गोप्ता कहा गया किसको? राज्यपाल को कहा गया। देखिए एक अभिलेख है कौन सा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, और जूनागढ़ अभिलेख से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त के राज्यपाल पर्णदत्त के द्वारा, क्या नाम था भाई? पर्णदत्त। पर्णदत्त के द्वारा सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई गई। सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई गई थी। इस बात की जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है, जो रुद्रदामन के द्वारा लिखवाया गया था। तो इससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है। तो इसके समय कौन था वह राज्यपाल? पर्णदत्त हुआ करता था। सौराष्ट्र मतलब गुजरात का, गुप्ता मतलब के राज्यपाल। इसके बाद गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? तो आप सभी जानते हैं कि गुप्त काल जो था, गुप्त काल में सबसे ज्यादा अगर बात करें तो पौराणिक धर्म, पौराणिक यानी कि वैष्णव धर्म, कुल मिलाकर कहा जा सकता है इसको वैष्णव धर्म।
वैष्णव धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ या हिंदू धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था? चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? बताओ भाई कौन सा वो शासक है मुगल शासक जिस पर समुद्रगुप्त के लेख उत्कीर्ण, तो सॉरी समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है जिसकी रचना किसके द्वारा की गई? हरिसेन के द्वारा की गई थी। हरिसेन के द्वारा की गई थी। तो उस पर और किसने लिखवाया? उस पर लिखवाया भाई जहांगीर ने। जहांगीर ने लिखवाया। इसके अलावा बीरबल बीरबल के बारे में भी इस अभिलेख से जानकारी हमको प्राप्त होती है। बीरबल के बारे में भी इस अभिलेख से हमको जानकारी प्राप्त होती है जो अकबर के दरबार में निवास करता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 सूची है, मिलान करनी है आपको। महाजनपद एक तरफ राजा दे रखा है और एक तरफ उसकी उपाधि दी गई है कि कौन से राजा के द्वारा कौन सी उपाधि ग्रहण की गई थी। ठीक है भाई, देखो जी। तो सबसे पहले दिया गया है महापद्मनंद। महापद्मनंद को जो है इसके द्वारा सर्व छत्रांतक की उपाधि प्रदान की गई थी। इसके द्वारा सर्व छत्रांतक। महापद्मनंद जो है ये आपका नंद वंश से संबंधित था भाई, नंद वंश का राजा हुआ करता था। चलिए जी, तो एक आपका तीसरा आ जाएगा और तीसरा आपका बी और डी, सॉरी बी और सी में दिया गया भाई। तो दो तो कट गए पहले। इसके बाद बिंदुसार की अगर बात करें तो इसको अमित्र घात कहा जाता था। बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाता था। ठीक है जी, तो बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाएगा कहां पर? यहाँ पर ये कह दिया गया अमित्र घात के लिए। तो बी का दूसरा इसमें हो गया। तो आंसर तो वैसे ही आ गया। बिंदुसार की अगर मैं बात करूं तो बिंदुसार जो है अशोक के पिता थे, यानी कि कुल मिलाकर मौर्य वंश से संबंधित थे। चलिए जी, इसके बाद सतकर्णी। सतकर्णी जो थे ये सातवाहन वंश के राजा थे और इनको दक्षिणापति की राजा की उपाधि इन्होंने ली थी। तो इसका चौथा हो जाएगा। और समुद्रगुप्त की बात करें तो सर्व राजोच्छेता की उपाधि इन्होंने ग्रहण की और ये समुद्रगुप्त की हम बात कर ही रहे हैं, ये थे आपके गुप्त वंश से संबंधित। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 पर हम आ गए हैं। निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? यानी कि समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि ग्रहण नहीं की थी, बस ये इसमें हमको बताना है। देखिए समुद्रगुप्त के द्वारा सर्व राजोच्छेता यानी कि सभी राजाओं को हराने वाला की उपाधि ग्रहण की गई। लिच्छवी दोहित्र की उपाधि भी इसके द्वारा ग्रहण की गई और इसी के द्वारा अश्वमेध पराक्रम की उपाधि भी ग्रहण की गई थी। लेकिन विक्रमादित्य की उपाधि इसके पुत्र जिसका नाम था चंद्रगुप्त सेकंड, उसके द्वारा ली गई थी। तो कुल मिलाकर डी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 गुप्त शासकों में किसे आपका लिच्छवी दोहित्र कहा गया? अभी बताया मैंने आपको कि समुद्रगुप्त ने जो है लिच्छवी दोहित्र की उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है जी, क्योंकि ये जो है आपका जो है इसकी माता का नाम, इसकी माता जो है वो लिच्छवी की राजकुमारी थी कुमार देवी। कुमार देवी जो थी वे इनकी माता थी। इनकी माता कौन थी भाई? कुमार देवी। इनकी माता का नाम था कुमार देवी और कुमार देवी जो है ये आपकी लिच्छवी की राजकुमारी हुआ करती थी। लिच्छवी 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 की राजकुमारी हुआ करती थी। तो लिच्छवी की राजकुमारी हुआ करती थी जो बिहार में था। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया है निम्नलिखित में से वाकाटक शासकों में किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था? बताओ भाई किसने किया था? प्रभावती गुप्ता का विवाह जो हुआ वो किसके साथ हुआ? तो रुद्रसेन सेकंड के साथ हुआ था। रुद्रसेन सेकंड के साथ हुआ था। किसका विवाह? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जो पुत्री थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्त। तो इन्होंने इसके साथ में शादी की थी। चलिए जी, इसके बाद आगे चलेंगे। आगे चलते हैं। बयाना मुद्रा निधान से किस गुप्त शासक की सर्वाधिक मुद्राएं प्राप्त हुई है? मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा अगर सिक्कों की बात करेंगे जो बयाना क्षेत्र है आपका महाराष्ट्र में, सॉरी महाराष्ट्र कह रहा हूँ, राजस्थान में जो ये क्षेत्र है, राजस्थान में जो क्षेत्र है कहाँ पर? भरतपुर में। भरतपुर में ये क्षेत्र स्थित है और यहाँ पर सोने के सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ है। सोने के सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ है और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है वो मिला है किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड जो है, चंद्रगुप्त सेकंड जिसको कहा जाता है, इसके सबसे अधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे कम की अगर बात करेंगे तो स्कंदगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे कम सिक्के जो यहाँ से प्राप्त हुए हैं वो स्कंदगुप्त के प्राप्त हुए। किसके भाई? स्कंदगुप्त के सबसे कम सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 88 दो आपके नीचे कथन और कारण
दिए गए हैं, दोनों को पढ़ना है और उनका आंसर आपको लगाना सही कि सही इसका क्या आंसर होगा भाई। चलिए जी देखते हैं सबसे पहले क्या दिया गया है। फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत में आया था, बिल्कुल बात सही है। फाहियान जो है चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत में आया था और उसके दरबार में भी उपस्थित हुआ था, तो एक आपका कथन बिल्कुल सही रहेगा। उसने चंद्रगुप्त सेकंड को अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से शासन करते हुए वर्णित किया है, इस बात की जानकारी नहीं है। देखिए फाहियान ने अपनी पुस्तक में प्रशासन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, प्रशासन के बारे में कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी, लेकिन समाज के बारे में, भारत के बारे में और जो है राजाओं के बारे में उसने लिखा है, लेकिन प्रशासन के बारे में बिल्कुल भी नहीं लिखा है। तो कुल मिलाकर आपका दूसरा गलत रहेगा और ए रहेगा सही। तो ए सही है और आर गलत है, आपका सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, एक बार आपका यूकेपीसीएस लेक्चरर में आया और यूजीसी नेट 2017 में भी आपको देखने को ये क्वेश्चन मिला था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, उदयगिरी शिलालेख अंकित करवाया। तो उदयगिरी शिलालेख जो है वो किसके द्वारा लिखवाया गया था? देखिए उदयगिरी जो है आपका ये विदिशा के पास में है। कहाँ पर? विदिशा। विदिशा पड़ता है कहाँ पर? एमपी में। तो विदिशा जिले के पास में इस शिलालेख की खोज की गई है। इस शिलालेख का हमको जानकारी प्राप्त हुई है। ये उदयगिरी जो है, उदयगिरी में आपके लगभग 20 गुफाएं हैं। कितनी गुफा है? 20 गुफा है। उदयगिरी में 20 गुफाएं हैं। निर्माण की अगर बात करें तो आपका सनाकानिक नाम का एक शासक हुआ करता था, सनाकानिक नाम का एक सचिव हुआ करता था, ठीक है। तो उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है भाई। तो सही जो आंसर इसका हो जाएगा, सही आंसर जो हो जाएगा वो सनाकानिक इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। आज का अंतिम क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये 30वां क्वेश्चन रहेगा आज का। निम्न में से किसने देवराज, देवगुप्त, देवश्री की उपाधियां ग्रहण की थी या धारण की थी? बताओ कौन सा वो राजा था जिसके द्वारा देवराज, देवगुप्त और देवश्री की उपाधि धारण की गई? ऐसा करने वाला चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा देवराज, देवगुप्त और देवश्री जैसी उपाधियां धारण की गई थी। कई बार ये क्वेश्चन आपका देखो लेक्चरर मेंस 2020 और पीजीटी हिस्ट्री 2009, 2005, 2010 इंडियन यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला। तो कितनी बार ये क्वेश्चन आया है? तो कुल मिलाकर सारे वही क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं जो पहले कभी किसी एग्जाम में पीजीटी, टीजीटी या हिस्ट्री या फिर यूजीसी नेट या फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि कुल मिलाकर जो बड़े एग्जाम होते हैं आपके इतिहास के, ठीक है, इतिहास के टीचर को लेकर ज्यादातर, तो वही आपके मैं आपको क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहा हूँ सारे के सारे। चलिए जी, तो आज की क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दिया करो भाई, ठीक है जी। चलिए, नमस्कार।